मेरा नाम है दीपक साहू। आज के इस क्लास में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टील क्या होता है और स्टील में कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से क्या होता है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने से आयरन में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो स्टील का अलग से यूनिट है, बाद में और डिस्कस करेंगे। बहरहाल आप जानते हैं कि स्टील क्या है, तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है कार्बन आयरन में। आयरन यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, कार्बन प्लस आयरन मिलके बनता है। ये कैसे बनता था ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इंटरस्टिशियल स्पेस बनाते हैं। ये आयरन हो गया, ये आयरन का एटम्स होता है, तो बीच में ये कार्बन का एटम जाके बैठता चला जाता है। और स्टील का मतलब क्या होता है, तो अप टू 2% ऑफ कार्बन इन आयरन इज known as up to 2% of carbon in iron is known as steel। ठीक है, स्टील या इस्पात, जो भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरा का पूरा स्टील प्रोडक्शन का एक दुनिया है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 2000 मीट्रिक टन के आसपास अभी स्टील का प्रोडक्शन होता है। इंडिया मात्र अभी 100 मीट्रिक टन के आसपास ही है। सबसे ज्यादा चाइना का है, 850-900 मीट्रिक टन के आसपास है। आप छत्तीसगढ़ से हो तो भिलाई स्टील प्लांट का आप जानते होंगे कि 5 MT 6 MT कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, तो 5-6 मीट्रिक टन ही है। स्टील किसी भी स्ट्रक्चर का बैकबोन होता है, स्टील बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग आज की क्लास में देखेंगे इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील। स्टील क्या होता है, तो बेसिकली उसका फार्मूला तो यही है कि अगर 2% तक कार्बन कंटेंट है आयरन में तो उसको स्टील कंसीडर किया जाता है। ये आइडियल कंडीशन है। एक्चुअल में आप देखेंगे तो इतना % तक कार्बन नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसमें दिक्कत आती है। क्या होता है मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन। आयरन का परसेंटेज कार्बन में बढ़ाते हैं तो फिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कार्बन इंक्रीजेस हार्डनेस इन आयरन। जो कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे हम लोग उसमें बढ़ाते चले जाते हैं तो मेन उसका हार्डनेस इंप्रूव होता है। हार्डनेस के ही थोड़ा रिलेट करके हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हार्डनेस इंप्रूव हुआ मतलब डक्टिलिटी कम होती है। ये पहले ही मैं बता चुका हूं कि इन द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन इट हैज वेरी हाई डक्टिलिटी। मीन्स ऐसा नहीं कि अब हम लोग हाथ से उसको मोड़ सकते हैं। आयरन अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है। फिर भी हम लोग स्ट्रक्चर के पर्सपेक्ट में देखें, स्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी ब्रिजेस में इसका उपयोग होना है, बड़ी भवन में उपयोग होना है, तो बड़ी कोई भी रेल ट्रेन, तो बहुत सारे चीजों में आपका आयरन का उपयोग होता है, मेनली स्ट्रक्चर्स के लिए। तो वहां पे हमें ऐसा मटेरियल चाहिए दैट शुड हैव इनफ हार्डनेस, इनफ स्ट्रेंथ। मीन्स तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी डक्टिलिटी कम करना पड़ेगा। तो प्योर आयरन होता है, काफी डक्टाइल होता है, तो एज ए स्ट्रक्चर प्योर आयरन को उपयोग नहीं कर सकते। प्योर आयरन को उपयोग करेंगे तो उसमें बेंडिंग हो जाएगा, वो जिस पर्पज के लिए उसको किया जा रहा है वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आयरन में कार्बन को मिलाया जाता है और कार्बन जो होता है आयरन के साथ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इधर मैकेनिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस को ले लेते हैं। ये हार्डनेस किस प्रकार से बढ़ता है, और इधर है परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट को बढ़ाने से उसका हार्डनेस किस प्रकार इंप्रूव होती है। तो जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे ये इंप्रूव होते चले जाते हैं इस प्रकार से।
पहले बहुत तेजी से होगा, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से और ज़्यादा तेजी से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट के साथ हार्डनेस, तो काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप है कि मेनली है इसका हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए ही कार्बन को किया जाता है, लेकिन ये साथ साथ ये वेट को भी रिड्यूस कर देता है। आप जो प्योर स्टील का प्योर आयरन का अगर डेंसिटी देखेंगे तो वो लगभग 8000 के आसपास होता है, लेकिन स्टील का अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब थोड़ा कम होता है। तो वो भी एक पर्पज है, क्या है हमारा, अल्टीमेटली किसी भी इस तरह से जो हाई डेंस मटेरियल का उपयोग करते हैं तो वहां पे हमारा मेन पर्पज यही होता है कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, दिस पैरामीटर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, मीन्स कम से कम वेट में अधिक से अधिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब इसके साथ में सारे चीज हो जाता है, आपको हैंडलिंग आसानी होगी, आसानी से चीजें को उसको हैंडलिंग भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और उसका वेट कम से कम होना चाहिए। तो जब भी किसी हाई डेंस्ड मटेरियल का उपयोग किया जाता है तो इन चीजों मेन पहला पॉइंट हो जाता है कि हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, तो दैट इज फुलफिल्ड बाय द कार्बन। कार्बन दोनों चीज कर रहा है कि उसका वेट को रिड्यूस कर रहा है, जितना पॉसिबल रेंज तक वो कर सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन कर रहा है। साथ ही साथ जैसे हार्डनेस उसका बढ़ता चला जाता है, डक्टिलिटी लॉस करता है, डक्टिलिटी लॉस करता है तो फिर वो स्ट्रेंथ को गेन करता है, तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता चला जाता है। तो ये है मेन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन इन द आयरन। तो ये इस ग्राफ के साथ आपको समझा सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे उसका जो हार्डनेस है वो बढ़ता चला जाएगा। और आगे बताते चलूं, आप जानते ही हैं कि जो मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन है दैट इज द 6.67%, 6.67%। up to this range we are not using we are not taking this much of carbon content in the iron, क्योंकि इतने परसेंट तक अगर हम लोग ले गए तो उस समय बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। तो ये कार्बन का परसेंटेज है आयरन में कहां तक है, अधिकतम कहां तक जाता है, 6.67% तक ही हम लोग उसको सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे तो फ्लैक्स बन के ऊपर सरफेस पे वो पपड़ी बन के निकल जाएगा। लेकिन इतने परसेंट तक अगर कार्बन परसेंटेज को डालने से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा और थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जरा सा भी लोड गया तो वो बेंड होने के वजह से सीधा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दैट विल बी द वेरी डेंजरस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द आयरन। मेनली स्ट्रक्चर पर्पज के लिए जो उपयोग किया जाता है कार्बन परसेंटेज वो 2% से भी कम होता है, दैट इज नोन एज स्टील। स्टील का रियल में आप कंटेंट देखेंगे तो 2%, आइडियल में 2% बोला जाता है, लेकिन 2% से भी कम कंटेंट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस स्टील में, स्टील मतलब अप टू 2% कार्बन एडेड हो गया, उसमें अदर अलाइंग एलिमेंट्स क्या क्या डाल सकते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या चीज को इंप्रूव करता है, वो कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसको इंप्रूव करता है। ठीक है, तो पहला होता है निकल। निकल तो सबका एक मेन पर्पज है, बाकी उसका सेकेंडरी कई सारे चीजें और है जो इसके स्ट्रेंथ करेगा, वेट को थोड़ा कम कर देगा, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को एक निश्चित प्रोपोर्शन में कम ज्यादा करता है। लेकिन मेन है जैसे निकल को ऐड करते हैं तो निकल ऐड करने का मतलब है, निकल ऐड किए मतलब वो टफनेस इंक्रीज करेगा। टफनेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं टफनेस क्या होता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक होने से पहले जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसको इंक्रीज करता है। कहने का मतलब क्या है, निकल आप ऐड कर दिए स्टील में तो उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेगा। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, काफी टफ हो जाएगा, तो ये टफनेस को इंक्रीज करता है। दूसरा कॉपर। कॉपर ये जो
जब हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज दिखेंगे, ऑस्टेनाइट फेज। जो ऑस्टेनाइट फेज होता है उसको ये स्टेबलाइज करने में काफी काम आता है। ऑस्टेनाइट फेज को, ऑस्टेनाइट मतलब जो गामा आयरन होता है उसको स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने का काम आता है। कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग लगने से बचाता है स्टील को, तो मेन का काम यही है उसका। तीसरा चीज है क्रोमियम। क्रोमियम का मेन पर्पज ही होता है कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना, कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना। ये इसके बारे में आप डिस्कस कर चुका हूं। तो जब अलॉय जो उपयोग होता है जैसे कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिली हुई होती है, उसमें निकल भी होता है, निकल टफनेस के लिए है, लेकिन जो क्रोमियम है वो उसको जंग लगने से बचाता है। जो डॉक्टर का जो कटलरीज होते हैं, जो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं वो चमकीला वाइट टाइप का आपको दिखेगा, वाइटिश रहेगा मतलब, और उसमें लगभग 18% के आसपास उसमें क्रोमियम मिली हुई होती है। खैर 18% क्रोमियम स्टील फार्म में ऐसे ऐड नहीं कर सकते, उसका और अलग मेथड है, लेकिन मेन पर्पज है क्रोमियम का इन स्टील वो है कोरोजन रेजिस्टेंस को इन्हेंस करना। ठीक है, फिर होता है एल्यूमिनियम। ये है डीऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडेशन होना मतलब जैसे आप सभी जान रहे हैं कि जितना भी जो मेटल होता है उसका वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, और एट अ वेरी हाई टेम्परेचर मटेरियल और भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और जितने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रहेगा वो तुरंत इन्वायरमेंट के जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेता है। ऑक्साइड्स मतलब ऊपर में जो ऑक्साइड्स का लेयर बनने लग जाता है, तो उसको कम करने के काम आता है ये एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम डाले हैं तो एल्यूमिनियम अपने आप में भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये इसके साथ मिल करके एक डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, फिर होता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में, बहुत सारे चीजें, सभी का कुछ ना कुछ रोल है। फिर होता है फास्फोरस। फास्फोरस हार्डनेस इंप्रूव करता है और ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए होता है, हार्डनेस और ग्रेन रिफाइनमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से सब बहुत सारे मटेरियल, मेनली हम लोग का इंजीनियरिंग में एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल स्टील का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए बहुत सारे चीज़ों का उसमें इफेक्ट देखा जाता है। लास्ट में वही चीज़ फिर से बोलूँगा कि ये एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन ही है। एक ही मटेरियल है, जो पेरेंट मटेरियल है आयरन, आयरन का अपने आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रक्चर के पर्सपेक्ट से देखेंगे तो उसमें डक्टिलिटी भी है, जिसके कारण उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, और उसी को कम करने के लिए कार्बनेट किए, कार्बन फिर इनफ नहीं रहा तो और भी चीजें हम लोग ऐड करके उसके बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग अलॉइंग ही कर रहे हैं, एक निश्चित अमाउंट में बाकी सारे चीजों को भी ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।